नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ मैं एसएससी जीडी एग्जाम के टॉप 40 क्वेश्चनों के साथ। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन दोस्तों बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में भी देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ताकि आपका परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चन आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर बहराम खान। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, इल्तुतमिश। दोस्तों इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का टका चलवाया था। इसने दो प्रकार के सिक्के चलवाए थे। पहला सिक्का चांदी का सिक्का टका नाम से था और दूसरा दोस्तों इसने तांबे का सिक्का जीतल चलवाया था। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यदि इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश ने ही दोस्तों टकसाल का नाम अंकित करवाया था सिक्कों पर। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। दूसरी बात करूं कि इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे। क्या चलवाए थे दोस्तों? शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे। तो ये दोस्तों गुलाम वंश का शासक था, गुलाम वंश का शासक था। यदि गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश की स्थापना दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था दोस्तों? दामाद था। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। अब बात करें इल्तुतमिश की हो रही है, तो यहाँ पर इल्तुतमिश गद्दी पर कैसे बैठा दोस्तों? तो ये आराम शाह की हत्या करने के बाद 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसने दोस्तों क्या हुआ था, इसने गुलाम वंश की राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके कहाँ कर दी थी? दिल्ली कर दी थी। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। इसे दोस्तों गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यदि बात करें कुतुब मीनार की, तो दोस्तों कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? आपको नोट डाउन कर लेना है। इल्तुतमिश ने ही पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाया था, लेकिन दोस्तों ये पूरा नहीं करवा पाया था। पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है दोस्तों। और यदि मैं बात करूं कि इल्तुतमिश की कार्यकुशलता से प्रभावित होकर दोस्तों मोहम्मद गौरी ने इसे अमीरुल उमरा के नाम की उपाधि दी थी। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। अमीरुल उमरा नामक पद दिया था। ठीक है दोस्तों। 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी और इसे दफनाया कहाँ गया था? दिल्ली में ही दफनाया गया था। यानी इसका मकबरा भी दिल्ली में ही स्थित है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल या फिर राजा राम मोहन राय। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाता है दोस्तों, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने दोस्तों 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। आपको नोट डाउन कर लेना है। राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है दोस्तों? भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक इन्हें कहा जाता है। राजा की उपाधि इन्हें किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और इन्होंने ही दोस्तों सती प्रथा का अंत करवाया था। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? आपके ऑप्शन है अंग्रेजी और हिंदी, सिर्फ अंग्रेजी, अंग्रेजी और उर्दू या फिर अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू तीनों भाषाओं में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? संविधान को किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए सही हो जाता है दोस्तों, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में संविधान को लिखा गया था। मसौदा की बात करें तो आपको याद रखना है, प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति कहा जाता है। प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 29 अगस्त को हुई थी। 29 अगस्त 1947 को। आपको नोट डाउन कर लेना है। और यदि बात करें कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। यदि संविधान इन लोगों ने बनवाया था तो आपको याद कर लेना है, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। प्रारूप समिति में दोस्तों 7 सदस्य थे। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यदि आपसे पूछे कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। यदि आपसे पूछे कि अध्यक्ष को छोड़कर कितने सदस्य थे, तो 6 सदस्य थे।
कौन कौन से थे दोस्तों? सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले थे, दूसरे आपको याद करना है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, तीसरे कौन से थे? के एम मुंशी थे, चौथे मोहम्मद सादुल्ला थे, पांचवें एन गोपाल स्वामी अय्यर थे, छठे कौन से थे? बी एल मित्र थे, और सातवें कौन थे दोस्तों? डीपी खेतान थे। अब यहाँ पर याद करना है बी एल मित्र, बी एल मित्र ने जब इस्तीफा दिया था उनके बाद एम माधव राव आए थे। कौन आए थे दोस्तों? एम माधव राव आए थे, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और डीपी खेतान की मृत्यु होने के बाद टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी जो प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रथम विधि आयोग के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, मिंटो या फिर कैनिंग। कौन थे दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, विलियम बेंटिक, जो उस समय गवर्नर थे प्रथम विधि आयोग के गठन के समय। प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1834 ईस्वी में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में दोस्तों विधि आयोग का गठन हुआ था। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई? आपके ऑप्शन है 1866, 1966, 1964 या फिर 1872। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, 1966। 1966 ईस्वी में दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना करी गई थी। यदि हम बात करें हाई कोर्ट की, तो सबसे पहले दोस्तों कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना करी गई थी। कब करी गई थी? तो आपको याद रखना है 1862 ईस्वी में कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना करी गई थी। उसके बाद दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट आया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना करी गई थी। कब करी गई थी? 1866 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों पटना हाई कोर्ट आया था। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 ईस्वी में करी गई थी। और उसके बाद आपका दिल्ली हाई कोर्ट आया था दोस्तों 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है म्यांमार, चीन, जापान या फिर उत्तर कोरिया। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है। पैगोडा की बात करें तो दोस्तों पैगोडा एक प्रकार का बौद्ध मंदिर है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। पैगोडा क्या है? एक प्रकार का बौद्ध मंदिर है। ठीक है दोस्तों। और यदि बात करें कि इसे गोल्डन पैगोडा क्यों कहा जाता है, तो पैगोडा में सोने का प्रयोग किया गया है, इसलिए दोस्तों इसे गोल्डन पैगोडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ध्वनि तरंगों में से कौन सा शब्द जुड़ा नहीं है? आपके ऑप्शन है हर्ट्ज, डेसिबल, कैंडेला या फिर मैक। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है, कैंडेला। कैंडेला दोस्तों ध्वनि तरंगों से संबंधित नहीं है। ये किसकी मात्रक है दोस्तों? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। आपको ये नोट डाउन कर लेना है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है दोस्तों? कैंडेला है। आपको नोट डाउन कर लेना है। यदि दोस्तों हम बात करें यहाँ पर ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो आपको याद रखना है डेसिबल से मापी जाती है। और ध्वनि की तुलना में वायु यानों की जो गति मापी जाती है वो मैक से मापी जाती है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और आवृत्ति किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन है कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट या फिर अनाईमुड़ी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यदि बात करें हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? केरल की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों अनाईमुड़ी। आपको याद रखना है। कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। कंचनजंगा क्या है? विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है केरल, हरियाणा, मिजोरम या फिर बिहार। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, हरियाणा। हरियाणा दोस्तों न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। यदि दोस्तों हम बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो आपको केरल पे टिक करना है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है। यदि दोस्तों हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो पुदुचेरी का है। आपको नोट डाउन कर लेना है। और न्यूनतम किसका है? दमन दीव का है दोस्तों, दमन दीव का है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा किस रूप में संग्रहित रहती है? आपके ऑप्शन है ऊष्मा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विभव ऊर्जा या फिर गतिज तथा विभव ऊर्जा दोनों।
कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। गतिज ऊर्जा में दोस्तों ऊष्मा संग्रहित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हेमा मालिनी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? आपके ऑप्शन है कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम या फिर सत्रिया। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, मोहिनीअट्टम। हेमा मालिनी का संबंध किससे है? मोहिनीअट्टम से है। यदि दोस्तों श्रीदेवी का पूछ ले संबंध किससे है, तो श्रीदेवी भी मोहिनीअट्टम से संबंधित थी। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त उत्पत्ति कहाँ पर होती है? आपके ऑप्शन है फेफड़े, अग्नाशय, जिगर या फिर अस्थि मज्जा। कहाँ पर दोस्तों रक्त की उत्पत्ति होती है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में दोस्तों रक्त की उत्पत्ति होती है। यदि बात करें कि रक्त है क्या, यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है दोस्तों। यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। रक्त का लगभग दोस्तों 55% भाग, कितना परसेंट भाग? 55% भाग प्लाज्मा का होता है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। ठीक है दोस्तों। और यदि हम रक्त का पीएच मान की बात करें तो रक्त का पीएच मान 7.3 से 7.5% होता है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यानी रक्त जो होता है क्या होता है? क्षारीय होता है। हमारा रक्त कैसा होता है दोस्तों? क्षारीय होता है, आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? आपके ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, सन, नोवेल या फिर ओरेकल। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, सन कंपनी ने दोस्तों जावा को विकसित किया था। जावा क्या है दोस्तों? तो ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है दोस्तों? प्रोग्रामिंग भाषा। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, तमिलनाडु। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है, आपको नोट डाउन कर लेना है। यदि दोस्तों तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है तो ये पूछ ले आप, तो कोयम्बटूर पे टिक कर देना है। कोयम्बटूर जिले में दोस्तों ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सिंगापुर ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? आपके ऑप्शन है पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, वांग झियी या फिर सानिया मिर्जा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, पीवी सिंधु ने दोस्तों सिंगापुर ओपन 2022 का महिला एकल खिताब जीता है। हराया किसको है दोस्तों? तो इन्होंने इनको हराया, वांग झियी को हराकर ये मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? आपके ऑप्शन है पल्लवी सिंह, शिनी शेट्टी, मानसा वाराणसी या फिर अपर्णा बाला मुरली। कौन है यहाँ पर आपका ऑप्शन? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही जाता है, शिनी शेट्टी। शिनी शेट्टी दोस्तों फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हरेली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर गुजरात। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही जाता है, छत्तीसगढ़। दोस्तों हरेली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। यदि दोस्तों आपसे पूछ ले हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो हरेला उत्सव आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है, आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चारा विजय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? आपके ऑप्शन है हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर गुजरात। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? आपके ऑप्शन है हिरण, सिंह, सांड या फिर हाथी। ऋषभ देव दोस्तों प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के, इनका प्रतीक चिन्ह क्या सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है दोस्तों, सांड। सांड इनका प्रतीक चिन्ह था। यदि दोस्तों जैन धर्म के हम 24वें तीर्थंकर की बात करें तो महावीर स्वामी थे। कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी, और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत में मंकी पॉक्स मरीज की पहली मौत किस राज्य में हुई? आपके ऑप्शन है केरल, राजस्थान, हरियाणा या फिर मिजोरम। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, केरल। केरल राज्य में अभी हाल ही में दोस्तों मंकी पॉक्स से एक मरीज की मौत हो गई है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका हिंदी स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन मैं हिंदी के भी लेकर आया हूँ ताकि आपकी हिंदी की प्रिपरेशन भी अच्छी से चलती रहे और हिंदी में भी आपका कोई भी क्वेश्चन ना गलत जाए। तो चलिए दोस्तों एक बार हिंदी का जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं।
यहाँ पर हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बतानी है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध में लिखी गई है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है दोस्तों, अपकीर्ति यहाँ पर शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यहाँ पर भी आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कौन सी वर्तनी दोस्तों शुद्ध लिखी गई है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका ऑप्शन ए बी सही हो जाता है, पुनरुत्थान इस तरीके से दोस्तों लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है ताम्र, उच्चारण, इत्यादि या फिर परीक्षा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? कौन सी शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है, ए सही हो जाता है ताम्र। यदि दोस्तों हम उच्चारण की बात करें तो यहाँ पर आपका आधा च बन जाता है, उसके बाद लिखा जाता है चारण, इस तरीके से आपका उच्चारण होता है। यदि दोस्तों इत्यादि की बात करूं तो इत्यादि आपका कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। और परीक्षा में दोस्तों बड़ी ई की मात्रा लगती है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? यहाँ पर आपको बताना है उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु या फिर संकल्प, कौन सा दोस्तों स्त्रीलिंग का शब्द है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है दोस्तों, मृत्यु। मृत्यु स्त्रीलिंग का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आदर शब्द से विशेषण बनेगा, कौन सा विशेषण दोस्तों इस शब्द से बनेगा? आपके ऑप्शन है आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय या फिर इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है दोस्तों, आदरणीय। आदरणीय शब्द दोस्तों क्या बन जाता है? विशेषण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या है? यहाँ पर आपको बताना है कि वारिद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आपके ऑप्शन है कमल, चंद्रमा, बिजली या फिर बादल, कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, बादल। दोस्तों वारिद का पर्यायवाची शब्द होता है बादल। जितने भी शब्द के अक्षर में द लिखा है तो समझ लीजिएगा दोस्तों वो बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा यहाँ पर घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपका ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, घोड़े का कटक पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी ये तीनों दोस्तों इसके पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, शाश्वत का विलोम शब्द है, कौन सा यहाँ पर शाश्वत का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, नश्वर। शाश्वत का विलोम शब्द नश्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मूक का विलोम शब्द है, कौन सा है? हास, साप या फिर गौण या फिर वाचाल, कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, वाचाल। वाचाल शब्द दोस्तों मूक का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, शोषक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? यहाँ पर आपको शोषक का विपरीतार्थक शब्द बताना है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, शोषक का विपरीतार्थक शब्द होता है पोषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके या फिर जिसे रोका ना जा सके, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, जिसे जाना ना जा सके उसे हम अज्ञेय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो गणना योग्य ना हो, आपके ऑप्शन है गण्य, नगण्य, असंख्य या फिर अधिगण्य, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? जो गणना योग्य ना हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी सही हो जाता है दोस्तों, असंख्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है विजित, अज्ञेय, अजेय या फिर दुर्जेय, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है, जिसे कठिनाई से जीता ना जा सके उसे दुर्जेय कहा जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, खाली स्थान व्यक्ति को किम कर्तव्य विमूढ़ बना देती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है दोस्तों, दुविधा व्यक्ति को किम कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यायालय ने अपराधी को मुक्ति का खालिस्तान दिया, क्या दिया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी आ जाता है, आदेश। न्यायालय ने अपराधी को मुक्ति का आदेश दिया, आपको ये नोट डाउन
कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न वाक्य में त्रुटि का चयन करो। यहाँ पर आपको बताना है किस वाक्य में त्रुटि दी गई है। आपके ऑप्शन है झगड़ों के कारण, ऑप्शन बी है नगर की अधिकता, या फिर दुकानें आज भी बंद रहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, किस ऑप्शन में दोस्तों त्रुटि दी गई है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है दोस्तों, नगर की अधिकतर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, झगड़ों के कारण नगर की अधिकांश दुकानें भी बंद रहीं। यहाँ पर अधिकतर की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिकांश हो जाएगा। आपको ये नोट डाउन कर लेना है ध्यान से दोस्तों, इन सभी को आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न वाक्य में त्रुटि का चयन करो। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी त्रुटि यहाँ पर दी गई है। सेठ जी बड़े सज्जन पुरुष हैं, यहाँ पर किस वाक्य में त्रुटि दी गई है, या फिर कोई त्रुटि नहीं है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, बड़े। बड़े नहीं आएगा दोस्तों, आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बहुत। सेठ जी बहुत सज्जन पुरुष हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आसमान से बातें करने का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है पागल हो जाना, तेज दौड़ना, बहुत ऊंचा, या फिर बहुत परिश्रम करना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, आसमान से बातें करने का अर्थ है बहुत ऊंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा मुहावरा नहीं है। आस्तीन का सांप, उल्लू बनाना, कमर टूटना, या फिर दूर के ढोल सुहावने। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, दूर के ढोल सुहावने। दोस्तों ये मुहावरा नहीं है, ये लोकोक्ति है। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी ध्यान से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। यहाँ पर क्या शब्द आ जाएगा? आपके ऑप्शन है कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़ा काम करना, या फिर सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों? ये आपको HW में बताना है, ये आपके लिए HW है। आपको कमेंट करके बताना है इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। और 40 क्वेश्चन में से दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, आप लोग को ये भी कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की इंफॉर्मेशन मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं। यदि दोस्तों आपको SSC GD से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में परेशानी आ रही है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और दोस्तों मैं SSC GD के लिए आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आने वाला हूँ, वाद्य यंत्र से संबंधित, वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित लोग। वाद्य यंत्र से दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इस टॉपिक को मैं आपको लेके आने वाला हूँ, जिसके बाद आपका 1 नंबर दोस्तों जरूर से पक्का हो जाएगा। छोटी सी वीडियो होगी, उसको आपको कंप्लीट देख के और लर्न कर लेना। इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र में लेके आने वाला हूँ, तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ताकि वो वीडियो मैं लेकर आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।